वेलकम टू डिलाइट आईएएस में सृष्टि टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने हमारे डिलाइट आईएएस से यदि आप जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि अभी इस सीरीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, जैसे कि पॉलिटी से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड और यूपी प्रीलिम्स धीरे धीरे करीब आ रहा है। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन भी होगी कि आपकी तैयारी कैसे हो। तो ये जो सीरीज़ है ये इस चीज़ को आपकी हेल्प करेगी आपकी कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अर्थात एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में जो इन्वायरमेंट का वेटेज है वो कितना ज़्यादा है, तो उस चीज़ को हम और ज़्यादा, जैसे कि हमने ज्योग्राफी के कुछ कम डिस्कस किए हैं क्योंकि ज्योग्राफी का और ऑल ओवर हमने सभी टॉपिक्स को टच किया है, लेकिन ज्योग्राफी का उतना वेटेज नहीं है जितना कि इन्वायरमेंट का है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना इन्वायरमेंट, और आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारी बाकी वीडियोज़ इस सीरीज से रिलेटेड नहीं देखी है तो चैनल पर जाएं और देखें, ठीक है, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। चलिए हम बिना किसी देरी के अपने डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह एक स्वैच्छिक सार्वजनिक निजी गठबंधन है, ठीक है, जो वन्य जीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के बढ़ते खतरों पर ध्यान केंद्रित करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि भारत इस गठबंधन का भाग है। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। हमारा जो आंसर हो जाता है वो है सी, अर्थात ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। और बात कर लेते हैं वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन के बारे में। ये हमें, क्योंकि हमारी जो ये सीरीज़ है उसका एक रूल है कि यदि हम कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करा रहे हैं तो उसके आसपास के एरिया को हम ना छोड़े, उसके बारे में डिस्कस कर लें। जिससे क्या होता है कि यदि डायरेक्ट क्वेश्चन ये ही नहीं आए तो कुछ और आसपास से आ जाता है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो जुलाई 2005 में यूएसए की पहल पर G8 देशों के नेताओं ने वन्य जीवों के अवैध शिकार के विनाशकारी प्रभावों को स्वीकार करते हुए क्या किया, वन्य जीव तस्करी से निपटने हेतु कानूनों को लागू करने के लिए देशों की सहायता करने के लिए एक गठबंधन बनाया। यूएसए की सरकार द्वारा इस मुद्दे पर राजनीतिक और सार्वजनिक ध्यान केंद्रित भी किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक गठबंधन बनाया गया जिसको क्या कहा गया, नाम दिया गया वन्य जीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन, ठीक है। इसका उद्देश्य समझें तो इसका उद्देश्य है वन्य जीवों और वन्य जीव उत्पादों, जैसे कि आप सभी को पता है कि वन्य जो हमारे पास जीव हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा कैसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें बनती है और इसलिए उनका क्या होता है, तस्करी होती है। जैसे कि आपको हाथी दांत के बारे में पता होगा ना, कई मूवीज़ में भी देखा होगा। तो इन सभी चीज़ों को, वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए यह बनाया गया, ठीक है। इसलिए क्या है कि वन्य जीवों और वन्य जीव उत्पादों, ठीक है, ये एक निजी गठबंधन है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। वहीं बात करें भारत की कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, ठीक है, तो भारत इसमें 2006 में शामिल हुआ, ठीक है। तो ये तभी से इस गठबंधन का भाग है और भारत 2006 से ही अमेरिका के नेतृत्व वाले इस कौन सी गठबंधन, अवैध व्यापार, ठीक है, तस्करी, वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन का सदस्य है। और भारत और यूएस से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर सहयोग एक दूसरे का कर भी रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, मार्क करके चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टूरिज्म विलेज, ठीक है, आप सभी को ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगेगा, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। बेस्ट टूरिज्म विलेज पहल, ठीक है। हम ऐसी कह सकते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड करेंगे जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मिसलिनियस भी बहुत सारे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी। चलिए स्टेटमेंट देखिए बेस्ट टूरिज्म विलेज से रिलेटेड, तो हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बेस्ट टूरिज्म विलेज पहल की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO द्वारा की गई है। वहीं सेकंड स्टेटमेंट है कि हाल ही में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को भारत में एक बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना गया था।
ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाता है सी, अर्थात ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हाल ही में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चुना गया था। इसके बारे में देखें तो बेस्ट टूरिज्म विलेज UNWTO की एक पहल है, ठीक है, वैश्विक पहल है, और यह उन गाँवों को चिन्हित करने के लिए प्रारंभ की गई है जहाँ पर पर्यटन संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करता है और विविधता को प्रोत्साहित करता है और अवसर प्रदान करता है तथा जैव विविधता को सुरक्षा भी प्रदान करता है। बात करें पर्यटन मंत्रालय ने भारत के 3 गांवों, जैसे कि ये तो पोचमपल्ली हो गया, अगर आपको पोचमपल्ली का ये ना मिले, ठीक है, गांव ना मिले, तो आपको मेघालय का कोंगथोंग भी आ सकता है। तो 3 गांव को मेघालय का कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में लधपुरा खास और तेलंगाना के पोचमपल्ली को UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल किया गया है। तो आपको ये 3 भी पता होना चाहिए। आप मेरे जो मैं आपको बोल रही हूँ उस पर बिल्कुल गौर करें, और इस चीज़ को यदि आप नोटिस करना चाहते हैं तो नोट करें। मैं फिर से बोल देती हूँ, मेघालय की कोंगथोंग, मध्य प्रदेश में लधपुरा खास और तेलंगाना में पोचमपल्ली को बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की सहभागिता से ग्लोइंग ग्लोइंग गोन अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सही फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पे सही देखना है कि कौन किससे रिलेटेड है। फर्स्ट है कि अवैध वन्य जीव व्यापार का सामना करने के लिए, सेकंड ओजोन परत के संरक्षण के लिए, थर्ड मीथेन ऊर्जा उत्सर्जन की कमी के लिए, फोर्थ प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाता है, आंसर 4 हो जाता है, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है। तो यूनेप के साथ साझेदारी में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में महासागर एजेंसी ने ग्लोइंग ग्लोइंग गॉन नामक एक रचनात्मक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, और यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रवाल प्रतिदीप्ति की घटना पर ध्यान आकर्षित करता है। प्रवाल प्रतिदीप्ति या ग्लोइंग जिसे कहते हैं, प्रवाल के मरने या विरंजित होने से पूर्व रक्षा का अंतिम प्रयास होता है। ठीक है, क्या होता है प्रतिदीप्ति? प्रवाल के मरने या विरंजित होने से पूर्व उसकी रक्षा करने का अंतिम प्रयास। यूनेप द्वारा ग्लोइंग ग्लोइंग गॉन के माध्यम से कोरल रीफ के संरक्षण को और एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जिस पर संपूर्ण पृथ्वी निर्भर करती है को सुरक्षा हेतु नीति निर्माण और वित्त पोषण को प्रेरित करना है। ठीक है, तो यही इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वियना कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट देख लेते हैं। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सेकंड है, कॉन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रगतिशील कटौती को अपबंधित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं अपना जो क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी, अर्थात ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। इसके बारे में जाने, वियना कॉन्वेंशन क्या था? तो वियना कॉन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड था और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता। वियना कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था, जो कि 1987 में क्रियान्वित ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी पदार्थों को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, आगे देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से सबसे सफल पर्यावरण संरक्षण समझौता माना जाता है और यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए एक अनिवार्य समय सीमा का निर्धारण करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कम हानिकारक संक्रमणकालीन रसायनों सहित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन आदि सभी प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए विकसित और विकासशील देशों पर बाध्यकारी प्रगतिशील दायित्वों का निर्धारण करता है। तो ये सभी देशों पर बाध्यकारी भी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 240 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में हजारों अनुप्रयुक्त रसायनों में से 96 ओजोन क्षयकारी रसायनों को लक्षित करता है, और इसलिए क्या है कि ये दूसरा जो कथन है एकदम सही है, एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन फिफ्थ हमारा। तो क्वेश्चन फिफ्थ जो है पूछा गया है कि स्पॉटलाइट इनिशिएटिव संबंधित है, ये किससे संबंधित है इसके बारे में जान लेते हैं कि स्पॉटलाइट क्या है।
इसके हमारे जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवाल विरंजन की बढ़ती घटनाओं से संबंधित है, ठीक है, या फिर ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में वृद्धि से। ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन में लगेगा कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं। थर्ड दिया गया है कि दुर्गम क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा के प्रयोग से रिलेटेड, या फिर अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाता है बी, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में वृद्धि से। अब हम जानेंगे कि हमने क्वेश्चन क्यों दिया, ठीक है। तो एक मिसलिनियस क्वेश्चन है, जैसे कि आपने जाना कि आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में मिसलिनियस आता ही आता है। ऐसा तो है नहीं कि एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो मिसलिनियस क्वेश्चन कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो आपको लगते हैं कि अच्छा शायद ये इस सब्जेक्ट से हो, इस सब्जेक्ट से, लेकिन वो कुछ अलग ही निकलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमने इसीलिए इसमें डाला है। तो आपको पता होना चाहिए स्पॉटलाइट इनिशिएटिव किससे संबंधित है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में वृद्धि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हमारा क्वेश्चन 6 है, ये हमारा 5 था, ये 7 नहीं है, 6 है, मिसप्रिंट हो जाता है। जब भी वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति वनीकरण अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, जैव विविधता अधिनियम द्वारा, या फिर बी, वन संरक्षण अधिनियम द्वारा, सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द्वारा 1986, या फिर डी, भारतीय वन अधिनियम 1927 द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है बी, अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा। ये बहुत सारे अधिनियम भी स्टेटमेंट्स में आते हैं, तो आपको इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। बात कर लेते हैं प्रश्न 7 की। निम्नलिखित वैश्विक सम्मेलनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको हमें काल क्रमानुसार लगाना है, अर्थात कलानुक्रम, कौन सा पहले, कौन सा बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, इस प्रकार से हमें इनको लगाना है। बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि CMS, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स, थर्ड है रामसर अभिसमय, और फोर्थ है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, अर्थात UNCCD, ठीक है। तो इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका आंसर हो जाता है सी, अर्थात पहले जो सम्मेलन हुआ वो हुआ लुप्त साइट्स का, ठीक है, किसका हुआ, साइट्स का। उसके बाद हो जाता है रामसर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद हो जाता है CMS, एंड द लास्ट में हुआ है UNCCD, ठीक है, UNCCD। तो इस प्रकार से ये सम्मेलन हुए, हमने इनको देख लिया है कालक्रम अनुसार, ठीक है। आप इनके ईयर्स भी देख सकते हैं, यदि ईयर्स आ जाते हैं, सन आ जाते हैं, कौन सा किस सन में हुआ, कौन सा कब हुआ, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं एक बार इसके बारे में, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लें। तो ये जो साइट्स है, ठीक है, ये हुआ था 1 जुलाई 9 में ही बता देती हूँ, आप क्या ही देखेंगे, यहीं पे जानकारी ले लेते हैं। जो साइट्स है वो हुआ 1975 में, 1 जुलाई 1975 को। और रामसर अभिसमय का तो आपको पता ही है कि 1971 में ये ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था तथा दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ, ठीक है। तो 1 जुलाई और दिसंबर ज़्यादा अंतर नहीं है, देखो, है ना, साइट्स में और रामसर में। साइट्स हुआ 1 जुलाई 1975 को, और क्या हुआ, रामसर हुआ दिसंबर 1975 में। वहीं जो CMS है, ठीक है, CMS हुआ था आपका 1 नवंबर 1983 को, और सबसे लास्ट में UNCCD ये हुआ 26 दिसंबर 1996 को। तो इस प्रकार से ये संधियाँ हुई थी, ठीक है। और ये UNCCD किस लिए हुआ, तो यह संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय है, जो पर्यावरण और सतत भूमि प्रबंधन के विकास को जोड़ने वाली एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। यदि आपको किसी और क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल जाए कि UNCCD बाध्यकारी नहीं है तो वो गलत हो जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि यह विकास को जोड़ने वाली एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, हाल ही में प्रारंभ किए गए अमृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों देखें। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ई अमृत पोर्टल वैश्विक जल प्रदूषण पर वन स्टॉप सूचना गंतव्य दिए होगा। ठीक है, गंतव्य दे होगा। और सेकंड है कि इस पोर्टल को यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के तहत विकसित किया गया है। यदि इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर हो जाता है बी। इसमें जो सही स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो केवल दो इसमें सही हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें कि ये सही कैसे है। तो हाल ही में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 शिखर सम्मेलन में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। और ई अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन स्टॉप गंतव्य या पोर्टल है। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गलत होता है इसलिए होता है कि यहाँ पे जल प्रदूषण है, ये इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पर ये एक पोर्टल है और क्या हुआ है, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना, खरीदना। ठीक है, आगे देखें तो ई अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों से उपभोक्ताओं को अवगत कराता है, जागरूक कराता है। ब्रिटिश सरकार के साथ साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम यह है। ठीक है, और देखें तो ब्रिटेन भारत संयुक्त रोड मैप 2030 का भी हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमने पूरी तरीके से इसके बारे में बात कर ली। जो भी हम कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं छोड़ा है, हमने सब चीज़ों को, इसके आसपास की सब चीज़ों को पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। 9 पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट UNFF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंध, संरक्षण और संधारणीय विकास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इस चीज़ को आप इग्नोर करें, जो मैं बोल रही हूँ वो देखें। संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित है। वहीं सेकंड दिया गया है कि इसे यूनेप की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। इसका आंसर जो है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है सी। केवल 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। बात कर लेते हैं UNFF की स्थापना के बारे में, या इसके बारे में जानकारी थोड़ी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस स्थापना में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनेस्को UNECOSOC की सहायक संस्था के रूप में इसको दिया गया था। वहीं बात करें, इसमें सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और संधारणीय विकास को बढ़ावा दिया गया है। इस मंच का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में अवस्थित है और इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के सभी सदस्य राज्यों के लिए सार्वभौमिक और समान रूप से उपलब्ध है। UNFF को संयुक्त राष्ट्र वन उपकरण के रूप में भी अपनाया गया है, जो देशों को संधारणीय वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा UNFF, जिसके बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 है कि राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि यह प्रत्येक तटीय राज्य की सरकार को एक राज्य स्तरीय तेल रिसाव संकट प्रबंधन समूह गठित करने हेतु अधिवेशित करता है। सेकेंड है कि इस योजना के तहत पत्तन जो, एक सेकेंड रुकिएगा, ये नौवहन है। ठीक है, जो नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव अनुक्रिया हेतु नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है ए। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो केवल एक ही इसमें सही हो जाता है। इसके बारे में बात करें, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना को मूल रूप से 1996 में प्रख्यापित किया गया था और तत्पश्चात अतिरिक्त सूचनाएं शामिल करने के लिए इसे समय समय पर अद्यतन किया जाता रहा है। और नवीनतम अद्यतन जो हुआ है वो 2014 में हुआ था। इस योजना के तहत भारतीय तटरक्षक भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव पर अनुक्रिया हेतु नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है। ठीक है, आगे देखिए तो इस योजना के जो उद्देश्य हैं, जैसे कि रिसाव का पता लगाना, तेल का रासायनिक प्रदूषण हेतु तैयार रहने के लिए जैसे कि
प्रदूषण होता है। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा था, तेल रिसाव हुआ था, है ना, एक समुद्र में तेल रिसाव हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, उससे क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं उनके जीवन पर भी संकट आ जाता है। तो इस प्रकार से तेल रिसाव से रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे आपकी क्लियर नहीं हुए हैं तो आप तेल रिसाव से रिलेटेड कुछ चीज़ें ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्म और बाकी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ पे शेयर की जाती हैं। आप उनका लाभ उठाएं जो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू।